चलिए तो आज छोटी अवधि में कमाई के मौके कहाँ कहाँ पर हैं आपको बताते हैं। नहीं, मैं आपको कोई शेयर का टिप नहीं दे रही हूँ कि स्टॉक में आपको छोटी अवधि के लिए पैसे लगाने चाहिए, ये नहीं बता रही हूँ, बल्कि फिक्स डिपॉजिट जो कि बहुत सारे लोगों का पसंदीदा निवेश का विकल्प है वो, और शॉर्ट टर्म डेट फंड में, यानी छोटी अवधि के लिए अगर आपको अपने पैसे कहीं पर लगाने हैं, पार्क करने हैं, तो किस तरह से आपको इनका चुनाव करना चाहिए। कमाई के मौके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स के अगर हम लिहाज से देखें तो कहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ब्याज दरें अभी भी ऊंचे लेवल पर ही हैं और फिलहाल ऐसी कटने की गुंजाइश होती हुई नहीं दिखाई दे रही, उनके कम होने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। अब ऐसे में फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज दरें बढ़ानी है, बैंक अभी भी ट्रांसमिशन फेज में है, पूरी तरह से ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाए हैं, ग्राहकों को फ़ायदा नहीं दे पाए हैं। अब ऐसे में इस पूरे समीकरण को ध्यान में रखते हुए छोटी अवधि में कमाई का मौका कहाँ पर है। फिक्स डिपॉजिट में 1 साल के लिए पैसे लॉक इन करें, 3 साल के लिए करें या 5 साल के लिए करें, या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की ओर आप अभी भी अपना रुख जो है वो अपना सकते हैं, रुख कर सकते हैं। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड्स, आनंद राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, स्वागत है आपका। और ये जो चर्चा है और ये जो कंपैरिजन है, ये जो तुलना है, मेरे ख्याल से हम तब से कर रहे हैं जब से ब्याज दरों का बढ़ना शुरू हुआ था। फिक्स डिपॉजिट में कमाई के मौके हैं, फिक्स्ड इनकम में कमाई के मौके हैं, उसमें भी छोटी अवधि का आप प्ले कर लीजिए। लेकिन अब श्वेता, हम इकॉनमी के लिहाज से देखें, भारत या विदेश, ग्लोबल इकॉनमी की बात करें, हम ऐसे दो राहें पर हैं जहां पर फिलहाल ब्याज दरें घटने की संभावना तुरंत प्रभाव से नहीं दिखाई दे रही, जो शायद इस कैलेंडर ईयर के शुरुआत में हमको दिखाई दे रही थी। जैसे हमें लग रहा था कि साल के अंत तक हो सकता है कि कम होनी शुरू हो जाए, अब वो समीकरण नहीं है। लेकिन पॉज जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा और लंबा चल जाए। अब अगर किसी को छोटी अवधि में पैसे पार्क करने हैं, मतलब कमाई करनी है, उनको पैसे बस निवेश करके छोड़ देने हैं 1 आध साल के लिए, तो सवाल अब ये है कि फिक्स डिपॉजिट जहाँ पर भी आपको अच्छी खासी बढ़त मिल रही है, अच्छी खासी, अगर आप 1 से 3 साल का ड्यूरेशन देखें तो आपको अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है, 7.5 से 8 के आसपास एवरेज है जो आपको तमाम बैंक्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स पर नहीं जाएंगे, उसकी बात हम अंत में करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को लेकर आप किस तरह की नसीहत देना चाहेंगी? शुरुआत करते हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते क्या हैं? बिकॉज मोटा मोटा हर किसी को पता होता है कि फिक्स डिपॉजिट क्या है। ठीक है, आप एक निर्धारित टर्म के लिए, निर्धारित समय अवधि के लिए अपने पैसे लॉक इन कर लेते हैं बैंक एफडीज़ में, कॉर्पोरेट एफडीज़ में, जहां भी आपको अच्छी ब्याज दर लगे। लेकिन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को लेकर थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, तो शुरुआत उसी से करते हैं। श्वेता, क्या होते हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड्स? जी कविता, जैसे आपने कहा, ब्याज दरें घटने का इस साल का उम्मीद नहीं लग रहा है हमें। हो सकता है अगले साल बीच में कहीं हम देखें कि ब्याज दरें घटना शुरू हो जाए। अब आते हैं डेट फंड्स में। जैसे आपने कहा, एफडी तो सब जानते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स जो आपके होते हैं, उसमें आपको 16 तरीके के डेट फंड्स होते हैं, जो आप जिस अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उस हिसाब से आप उस कैटेगरी के फंड में निवेश कर सकते हैं। सबसे कम जो होते हैं शॉर्ट टर्म की, अगर मैं कैटेगरी कहूंगी, वहां पे आपके पास 4 से 5 कैटेगरीज होती है। सबसे शुरुआत करते हैं ओवरनाइट फंड। जैसे अगर आपको 1 हफ्ते के लिए निवेश करके छोड़ना है, आप ओवरनाइट फंड में डाल दें। फिर आता है लिक्विड फंड। आपका लिक्विड फंड आप डालेंगे, आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने तक का निवेश चाहते हैं तो 1 से 2 महीने के लिए लिक्विड फंड्स की एक कैटेगरी हो जाती है। अब अगर आप निवेश करना चाहते हैं, समझ लीजिए कहीं भी 4 महीने से लेके 1 साल की अवधि तक, तो आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं मनी मार्केट की और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। अब मैं आपको बस अब नाम बता रही हूँ, फिर मैं आपको क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न के दौर पे वो भी बताती हूँ। और लास्ट में अगर आप समझ लीजिए 1 साल से 1.5 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास आ जाती है एक लो ड्यूरेशन फंड की कैटेगरी। कहीं भी अगर आप 2 से 3 साल का समय देख रहे हैं निवेश करने के लिए, फिर आती है शॉर्ट टर्म की कैटेगरी। इसके बाद 3 साल के ऊपर आपकी और कैटेगरीज आ जाती हैं। बट ये 5 से 6 कैटेगरीज हैं जो आप अपने ऑप्शंस देख सकते हैं अगर आप कहीं भी 1 हफ्ते से लेके 3 साल तक का आपका समय है निवेश करने के लिए। रिटर्न, अगर रिटर्न की बात करें तो ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स आपको 6.5% की रिटर्न की आप संभावना रख सकते हैं।
मनी मार्केट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन की जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आप करीबन 7% के आसपास का एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लो ड्यूरेशन भी 7 से सवा 7 के रेंज में चल रहा है। और यहाँ तक कि मैं कहूंगी शॉर्ट ड्यूरेशन की भी जो कैटेगरी है, आपको 7 से सवा 7% की आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। श्वेता, ये बताइए मुझे कि फिलहाल आपने जो ब्याज दरें बताई शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की और जो अवधि बताई है, तो जब चुनाव करना हो किसी भी शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश करने का, तो इन ब्याज दरों को देखा जाए या इस निवेश अवधि को देखा जाए जिस समय के लिए आपको पैसे डालने हैं इनमें? जी, दोनों ही बहुत जरूरी हो जाते हैं, बिकॉज क्या होता है, अ, एक तो हो गई कि जो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, वो आपको एक इंडिकेशन दे देती है कि आप ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एफडी की तरह नहीं होते। यहाँ पे आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी आप देखेंगे, रोज उनमें उतार चढ़ाव होता है। इक्विटी में ज्यादा होता है, डेट में थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप हर दिन का आपका इंटरेस्ट आप अक्रू करते जाते हैं और वो आपको प्राइस में दिखता है, आपके एनएवी में दिखता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं, उसकी जो मैच्योरिटी है, उसका मैच्योरिटी आपका जो होल्डिंग पीरियड है उससे मैच करता हो। अगर आपको 6 महीने तक का ही समय है, आप निवेश करना चाहते हैं, तो फिर आप मनी मार्केट की कैटेगरी चुने, बिकॉज वहां पे वो जिन तरह के पेपर्स में निवेश करते हैं, उनकी मैच्योरिटी 6 महीने की आसपास की होती है। तो फंड की जो मैच्योरिटी है और आपका जो लक्ष्य है कि मुझे 6 महीने के लिए ही निवेश करना है, वो मैच होना चाहिए और वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका फायदा ये होगा कि जो आपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन की थी शुरुआत में, जो आपकी एक्चुअल रिटर्न आएगी वो बहुत ही क्लोज होगी। तो तो शिल्पा, दो अब चीजें जिन बहुत भी आप जरूरी हो जाती हैं। जी जी श्वेता जी, श्वेता, श्वेता, जो आपने अभी फंड्स के नाम बताएं, अब फिक्स डिपॉजिट के लिए तो कोई बेंचमार्क होता नहीं है, मतलब वो तो ब्याज दरें होती हैं जो मेरे ख्याल से आप उनके कंपेयर करते हैं, उनके उतरने में और कटने में और बढ़ने के हिसाब से ब्याज दरें मूव होती हैं। लेकिन ये अगर हम शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की बात करें, इनकी भी कोई बेंचमार्किंग होती होगी जिनकी तुलना आप करना चाहेंगी और समझाना चाहेंगी कि कैसे जो फंड्स है वो बेंचमार्क से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर कम परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी भी कोई पेचीदगी होती है इनमें? जी कविता, ये आपने एक बहुत जरूरी बात कही कि डेट फंड्स के बेंचमार्क होते हैं। जैसे कि अगर क्रिसिल की एक एजेंसी है जहां पे इनके बेंचमार्क्स होते हैं। सो अगर मैं मनी मनी मैनेजर फंड कहूँ या मनी मार्केट फंड कहूँ, तो क्रिसिल का मनी मार्केट फंड या एनएसई का जो निफ्टी का क्रिसिल निफ्टी का मनी मैनेजर इंडेक्स होता है, ये इस कैटेगरी के लिए लागू हो जाएगा। अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो क्रिसिल का अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स या निफ्टी का क्रिसिल शॉर्ट ड्यूरेशन निफ्टी का शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स, ये दो इंडेक्स हो गए जो इस कैटेगरी के लिए लागू है। तो हर कैटेगरी का एक इंडेक्स रहता है जो कैटेगरी के नाम से ही मशहूर होता है। क्रिसिल लिक्विड फंड इंडेक्स, क्रिसिल अल्ट्रा शॉर्ट फंड इंडेक्स, क्रिसिल लो ड्यूरेशन इंडेक्स, इस हिसाब से हर कैटेगरी का एक आपको बेंचमार्क मिल जाएगा। फंड की रिटर्न अगर आप देखेंगे तो जो पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्ट होती है, वो जिस तरह के पेपर में निवेश करते हैं, गवर्नमेंट के पेपर में, कॉर्पोरेट बॉन्ड पेपर में, AAA हो या AA हो, फंड का पोर्टफोलियो इंडेक्स से काफी मिलता जुलता होता है। पर कुछ चीजें जो अलग होती है, अब जैसे बेंचमार्क में खर्चा नहीं होता, फंड में खर्चा होता है। तो आप कई मौकों में आप देखोगे, जैसे फंड का जो खर्चा है, जैसे एक मनी मैनेजर फंड हो गया, उसका 50 पैसे का खर्च होता है। तो अगर बेंचमार्क की रिटर्न आप 7.5% देख रहे हैं, तो फंड की रिटर्न 7 या 7.5% के रेंज में होगी। दूसरा एक फर्क की बात हो जाती है, इंडेक्स कैश नहीं मेंटेन करता, फंड को कैश मेंटेन करनी रहती है, क्योंकि उसमें पैसे आते जाते रहते हैं, रिडेम्पशंस होते हैं। तो 7% या 10% के आसपास फंड में कैश हो जाएगा। उस वजह से रिटर्न हो सकता है इंडेक्स जितना हो या इंडेक्स से थोड़ा कम हो। तो ये चीजें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए। आप जब निवेश कर रहे हैं, तो देखें कौन से ऐसे फंड्स हैं जो ये बेंचमार्क को
आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, कैश होने के बावजूद, खर्च होने के बावजूद। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, अब सवाल आता है कि ब्याज की कमाई कहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि डेट म्यूचुअल फंड थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगें, समझ में नहीं आए, जबकि फिक्स डिपॉजिट पुराना निवेश का विकल्प है, लोगों का उसमें भरोसा है। और बैंक एफडीज़ में आपका इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो लोगों को एक पीस ऑफ माइंड देता है श्वेता, जिसकी वजह से उसको पसंद किया जाता है। अब पोस्ट टैक्स रिटर्न की मैं बात करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो कि डेट म्यूचुअल फंड से चला गया, इंडेक्सेशन का। उसके बाद श्वेता, फिक्स डिपॉजिट, डेट फंड्स क्या एक ही पेडेस्टल पर आ गए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं? जी, अगर आप वैसे देखें तो जो अगर हम डेट शॉर्ट टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं, उनमें फ़र्क वैसे नहीं पड़ा है, बिकॉज़ जो पहले रूल था डेट टैक्सेशन का, वो ये था कि अगर आप 3 साल से नीचे के समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता था, जो आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से, अगर आप मैक्सिमम टैक्स स्लैब में थे, तो 30% की टैक्स रेट आपको तब भी लगती थी, जो आपको अब भी लगती है। अगर आप डेट फंड्स को 3 साल के ऊपर निवेश कर रहे थे या आपका होल्डिंग पीरियड था, तब वो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। सो अगर हम ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की बात करें, तो इनमें वैसे फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो लंबे समय के भी आपके थे डेट फंड्स, वहाँ पे आज भी आपको एक फ़ायदा ये है कि ये कैपिटल गेन के हेड में कंसिडर किया जाता है। तो फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर आपके पास कहीं कैपिटल लॉस हुआ हो, समझ लीजिए आपके पास डेट के साथ कहीं इक्विटी है, जहाँ आपको थोड़ा नुकसान हो गया है कैपिटल का, या आपके पास कहीं कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी थी जहाँ आपके कोई नुकसान हो गया है, तो वो वाला जो नुकसान है इस फ़ायदे के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हैं, जो आपको फ़ायदा एफडी में नहीं मिलता। एफडी आपको इंटरेस्ट इनकम कंसिडर की जाती है, जो आपको 30% पे टैक्स पे करनी ही पड़ेगी। तो ये एक छोटा-सा फ़ायदा है जो आज भी आपको डेट फंड पे मिल जाता है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से हमने दर्शकों को ये समझाया कि अगर आपको छोटी अवधि के लिए पैसे पार्क करने हैं तो कैसे सोच समझकर अपने पोर्टफोलियो में आपको फिक्स इनकम में फिक्स डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को जगह देनी चाहिए। कुछ भी करें, ये आप सुनिश्चित करें कि आपका जो निवेश है वो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो। अगर आप फिक्स इनकम में भी अपने पैसे डाल रहे हैं, अगर आप एक कंजर्वेटिव निवेशक हैं, बहुत जोखिम नहीं ले सकते हैं, तब भी बहुत ज़रूरी है कि आप फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में भी फिक्स्ड इनकम का जो एक्सपोजर है उसको भी डाइवर्सिफाई करें और सभी एक तरह के निवेश विकल्पों को अपने पोर्टफोलियो में ना डालें। इसकी रणनीति अगर चाहते हैं विस्तार से, तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं। फिलहाल श्वेता हमारे साथ बनी हुई हैं, लेकिन हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब और उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग होगी श्वेता के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ये वो सेगमेंट है हमारे शो का जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर भी देखा जाता है। आप सब काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि औरों के सवालों के ज़रिए आपको अपने पोर्टफोलियो को लेकर भी जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाते हैं। और अगर आप भी ऐसे ही शख्स हैं जो परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, कन्फ्यूजन में है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको आखिर क्या बदलाव करने चाहिए, निवेश रणनीति कैसे साधनी चाहिए, यूट्यूब पर तो आप देखते आए हैं शो, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। देखिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपके लिए खास व्हाट्सएप नंबर भी हमने निकाला है 9619873567, जहां पर मुझे इंतज़ार रहता है आपके सभी सवालों का। और एक एक करके दर्शकों को जोड़ते हैं। श्वेता रजानी हमारे साथ बनी हुई हैं जो आज लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। और पहला सवाल मंजू रानी जी का मैं लूँगी। मेरे ख्याल से मंजू फ़ोन पर नहीं है, लेकिन उनके पति हैं जो हमारे साथ उनका सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताइएगा। है जी, आप बताइए सर, आपने एक्सिस ब्लू चिप, टाटा डिजिटल, एसबीआई स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट फंड में पैसे लगाए हुए हैं, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप भी है आपके पास। कब डाले हैं आपने ये पोर्टफोलियो में अपने फंड्स? ये मैडम मेरी वाइफ ही करती है, मंजू रानी के हैं, और अभी 1 साल हो गया मैम। उन्होंने सलाह ली है किसी से, कैसे उन्होंने ये फंड्स जोड़े हैं पोर्टफोलियो में?
सलाह तो नहीं ली है मैडम, ऐसे जैसे शो देखती है वो, आपका शो देखती है हमेशा, और अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी टीवी से देख के लिया है मैम। तो उसका उनसे कहना बात ये है नहीं हो कि सकती हमारी? अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ मैम। तो ये आपका नंबर है, उनका नंबर है? नंबर तो मेरा है, उसका दूसरा नंबर था मैम, इसी अच्छा, से तो भेजा क्योंकि है। उनसे बात हो पाती तो उन्हें हम समझा पाते और उन्हें कहते और मुबारकबाद भी देते, क्योंकि एक महिला निवेशक जिनकी हम मात्रा चाहते हैं कि बढ़े हमारे देश में, और उनको सराहना चाहते थे कि उन्होंने अपने निवेश के प्रति कदम उठाया है। क्या करती क्या है वो वैसे? वो टीचर है मैम। टीचर हैं। क्या पढ़ाती हैं? वो जियोग्राफी पढ़ाती है मैम। बहुत बढ़िया। उन्हें आपने कहा कि शो लाइव देख लें टीवी पर? मैंने बताया तो है मैम, मैं बाहर आया हुआ हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। तो 2 से 3 करोड़ चाहिए। देखिए, 2 और 3 करोड़ के बीच में ना सर 1 करोड़ का फ़र्क होता है और उतना आपका ओके निवेश बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। 30 साल का समय है, लेकिन निवेश को बढ़ाना होगा। कितना बढ़ा पाएंगे? बढ़ा पाएंगे मैम, 5 से 10 हज़ार रुपये, 5-7 हज़ार 5 से रुपये और बढ़ 10। जाए तो। जी जी चलिए, मंजू रानी जी को बताइएगा, उन्हें बधाई दीजिएगा कि उन्होंने, और जी। शुक्रिया अदा भी उनका मैं करना चाहती हूँ, उन्होंने हमारा शो देखा, कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी किए हैं। लक्ष्य उन्होंने साधे हैं, भले ही 2-3 करोड़ हैं, तो मैं 3 करोड़ का टारगेट पहले लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि 2 करोड़ के लिए कितना निवेश करना होगा। श्वेता से सवाल पूछेंगे, लेकिन उन्होंने निवेश अवधि दे दी है 30 साल की, जो कि बहुत अच्छी बात है। बुनियादी तौर पर हर एक निवेशक को शुरुआत ऐसे ही करनी होती है। तो मुबारकबाद आपको मंजू जी, और श्वेता की ओर रुख करती हूँ। श्वेता, बताइए, 3 करोड़ लेते हैं श्वेता पहले हायर एंड पर, उसके बाद हम 2 पे जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह उनको निवेश कम करना होगा। बताइए, 3 CR और 30 साल। जी। और कविता जी, खुशी की बात यह है कि जो इन्होंने समय बताया है 30 साल का समय है, और इक्विटी का जो हम लंबे तौर का रिटर्न देखें, 14% की रिटर्न आप लंबे समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी से। तो खुशी की बात यह है कि जो इनका लक्ष्य है 3 करोड़ का, ये तो वो अचीव कर ही लेंगे। मेरे आंकड़ों के हिसाब से ये करीबन 7 से 8 करोड़ पे पहुंच जाएंगे 30 साल पे, अगर ये लगातार हर महीने निवेश करते रहे अपना, जो 14,000 आज के दिन पे हर महीने कर रहे हैं। तो ये मंजू जी एक अच्छी बात है आपके पोर्टफोलियो पे। कुछ चेंजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगी। जैसे 2 फंड हैं आपके पास, आईसीआईसीआई का लॉजिस्टिक्स फंड और टाटा का डिजिटल फंड। इनको सेक्टर या थीमेटिक फंड कहा जाता है। ये मतलब एक ही सेक्टर में, जैसे आईटी में ही या लॉजिस्टिक्स की कंपनियों में ही निवेश करते हैं। इनमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हर सेक्टर की एक साइकिल होती है। ये कभी बहुत अच्छा करते हैं, जब नहीं करते तो बिल्कुल अच्छा नहीं करते। ऐसे फंड को आप अवॉइड करें, तो इनमें आप एसआईपी बंद करें। इनके जगह पे आईसीआईसीआई का एक फोकस इक्विटी फंड है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। क्वांट का एक एक्टिव फंड है, वो मल्टी कैप फंड होता है, मतलब वो हर तरह के कंपनी में निवेश करेगा, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो मैं आपको कहूंगी कि यहाँ पे आप एसआईपी रोक दें, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय इक्विटी में भी निवेश करता है, लेकिन भारतीय इक्विटी का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा अच्छा है अगले कुछ सालों के लिए। तो उसके जगह पे आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये एक फंड चेंज कर सकते हैं। और चौथा, एक बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। वो वैसे तो ठीक ठाक फंड है, लेकिन उससे बेहतर फंड मैं कहूंगी एक आदित्य बिरला का स्मॉल कैप फंड है। तो ये 4 फंड मेरा सुझाव होगा आपके लिए चेंज करने के लिए। ओके, देखिए, लंबी अवधि का यही फ़ायदा होता है कि शुरुआत आप जहाँ भी करें, समय रहते आप अपने निवेश को बढ़ाएं, तो आप लक्ष्य को भी पा सकते हैं और उससे ज़्यादा भी आप अचीव कर सकते हैं। बहरहाल, और कोई सवाल आपको पूछना है श्वेता से? हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे, क्या कह रहे हैं? जी मैडम, यही क्वेश्चन था मैम, इसी के लिए पूछना था कि इसमें क्या कुछ चलिए, बहुत बढ़िया। करना था वगैरह। जी मैम। जी, तो सलाह आपको मिल गई है। अगर आप कुछ नहीं समझ पाए हैं तो ये शो हमारा यूट्यूब पर भी जाता है, तो अपने सवाल का जवाब जो है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोविंद बिष्ट मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। बिष्ट जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप?
मैम एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे वहाँ पे हालचाल, सब ठीक? हाँ एकदम बढ़िया है मैम, वहाँ पे थोड़ी ठंड, बस नवंबर से ठंड शुरू हो जाएगी। हाँ। मुंबई से काफी अच्छा है। अरे, मुंबई में तो अक्टूबर हीट जैसे शुरू ही हो चुकी है। बहुत ही भयंकर गर्मी और ह्यूमिडिटी यहाँ पर बढ़ गई है। अच्छा लगा उत्तराखंड में, अब आप ठंड का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठंड में क्या एकदम खाते हैं एकदम वहाँ एकदम पर? एक भट खाते हैं मैं मेरे ख्याल से। हाँ। हाँ, भट की चटकानी बोलते हैं। हाँ। जो पहाड़ की एकदम वन ऑफ दी, जो ऐसी दाल है जो कहीं और मिलती नहीं है और बहुत प्रोटीन मिलती रहता है नहीं है, उसमें। बिल्कुल। बिल्कुल, हम बहुत ढूँढते हैं, बॉम्बे में नहीं मिलती है तो हमें भी वहीं से मंगवानी पड़ती है। बहरहाल ये चर्चा तो हमारी चलती रहेगी। गोविंद, मैं जरूर आपके जरूर। सवाल पर आती हूँ। श्वेता, अच्छा, या आपने जिन फाइनेंशियल प्लानर्स का नाम दिया था, फिरोज़ प्रांजल कामरा या हेमंत सिद्दीकी, वो तो नहीं, लेकिन हाँ, आनंद राठी से ही सही, लेकिन श्वेता हमारे साथ हैं, जो कि बहुत उम्दा एक्सपर्ट हैं और अपनी पुरजोर कोशिश करेंगी आपकी सहायता करने की। सवाल मेरे पास है, उसमें क्या कुछ ऐड करना है आपने? पराग पारेख, कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड ऑफ फंड, एनपीएस में डालते हैं, पीपीएफ में आपका जाता है निवेश, फाइनेंशियल गोल्स भी आपने अपने डिसाइड कर रखे हैं, खर्चा भी आपने अपना बता रखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। लक्ष्य भी आपने डिसाइड कर रखे हैं। सो इन्फ्लेशन एडजस्टेड गोल्स को लेकर आपको हम सलाह देते हैं और किस तरह से डाइवर्सिफाइड आपको होना चाहिए इक्विटी और डेट में, ये बताएंगे। एसआईपी बढ़ाने को लेकर आपकी रणनीति कैसे आगे होनी चाहिए, ये भी बताएंगे। कुछ और ऐड करना है आपने? गोविंद, आपकी आवाज़ कट गई। हाँ मैम, अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है, बताइए ना। मेरा मेरा 31,500 का एसआईपी जाता है पर मंथ। जी उसके जी। अलावा मेरे वाइफ का भी 33,000 का एसआईपी जाता है। उनका पोर्टफोलियो में मैम, जैसे अभी जनवरी में हमारी शादी हुआ है, तो उनके पोर्टफोलियो में 12 फंड थे, तो उसको मैंने कम ओह, करके 5 फंड पे लेके आया हूँ। तो ठीक है। उनका भी एसआईपी है, उनका भी एसआईपी 33,000 का जाता है पर मंथ, तो वो भी कंसिडर कीजिएगा। तो वो तो फंड्स के नाम है नहीं मेरे पास। वो 12 फंड्स क्यों हैं गोविंद? मैम एक्चुअली मेरा जनवरी में ही शादी हुआ है, तो मेरे से पहले वो उनको कोई गाइडेंस देते थे, तो एवरी ईयर उन्होंने नए नए पोर्टफोलियो में नए नए फंड्स ऐड किए। तो शादी के बाद मैं तो अपना चलिए। खुद मैनेज करता हूँ, तो उनका मैंने फिर शॉर्टलिस्ट करके 5 फंड किए हैं मैम। अच्छा, चलिए, मुबारकबाद आपकी शादी के लिए। और मैं गुजारिश करूंगी कि अगला सवाल आपकी वाइफ की तरफ से आना चाहिए और बिल्कुल मैं चाहूंगी कि उनके 12 फंड्स के पोर्टफोलियो को देखा जाए और उनको सलाह दिलाई जाए। बहरहाल श्वेता, बताइए, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है जी गोविंद का इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि उनकी ज़रूरत क्या है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो उन्होंने क्यों बनाया है, उसको लेके बहुत क्लैरिटी है। बताइए। जी। गोविंद जी, शादी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और जैसे कविता जी ने कहा, एक चीज बहुत अच्छी है कि आपने अपना लक्ष्य सही तरह से लिखा हुआ है कि आपको कितने समय बाद आपको कितने रुपए की जरूरत हो सकती है। जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहूंगी कि आप जो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट पब्लिश करता है, जो 5% के आसपास अभी चल रहा है, वो कंसिडर ना करें। जैसे आप बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वो बच्चा बाहर जाएगा पढ़ाई के लिए तो क्या खर्चा बढ़ सकता है। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो मेडिकल के खर्चे कितने बढ़ते हैं, वो करीबन 7 से 8% की उसकी इन्फ्लेशन होती है। तो ये एक चीज है जो आप ध्यान में रखें। दूसरी बात जो आप कहे आपने पूछी थी, क्या सारा पैसा इक्विटी में होना चाहिए या कुछ डेट में भी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको कहूंगी, आपके पास लंबा समय है। आप 25 साल के बाद आपके गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 80% कम से कम इक्विटी में रख सकते हैं और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। 20% जो आप डेट में रखें, वो आपकी जो एनपीएस है, पीपीएफ है, वो डेट पोर्शन में कंसिडर की जाती है। इक्विटी फंड्स पे आते हैं। आप 31,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अगर आप 31,000 की एसआईपी कंसिडर करेंगे तो 14% का एक रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हम पकड़ के चलते हैं। ये आपको अपने गोल के बहुत नजदीक ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे बढ़ा सकते हैं 31,000 से, अगर आप इसे 37,000 ले जा सकते हैं आज के दिन पे,
तो आप बहुत कंफर्टेबली अपना गोल अचीव कर लेंगे। अगर आप आज नहीं बढ़ा सकते उसे, तो आप स्टेप अप करें। हर साल 5% से अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें। वो भी आपको कंफर्टेबली आपके लक्ष्य पे ले जाएगा। आते हैं आपके फंड्स पे। फंड्स के लिए आपके पास जो 2 फंड है, एक नैस्डैक का फंड है, एक पराग पारिक का फंड है। ये अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में निवेश करते हैं। नैस्डैक तो 100% ही, पराग पारिक 25% अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में निवेश कर रहा है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी, ये एसआईपी आप बंद कर लें। जो डोमेस्टिक फंड है, जो 100% इंडिया में निवेश करते हैं, आप वो फंड्स कंसिडर करें। एसबीआई का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है। ये 2 फंड आप कंसिडर करें। आईसीआईसीआई का ही एक डिविडेंड यील्ड फंड भी है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं निवेश करने के लिए। एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है वो अच्छा है, आप उसे चाहें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एक कोटक का मल्टी कैप फंड, ये भी मैं आपको सलाह दूंगी। सो आज के दिन पे आपके पास 4 फंड है, आप उसे ले जाएं। 6-7 फंड तक आप ले जा सकते हैं। उतना डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी का फायदा मिल जाएगा। गोविंद, आपके पोर्टफोलियो को लेकर जो सवाल आपने पूछे थे, श्वेता ने आपको सभी जवाब दे दिए हैं। क्या और कोई सवाल है? मैम, एक खाली मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था। मैम, अपार्ट फ्रॉम जो भी मेरा 7 CR के गोल्स है या 70 लाख के जो गोल्स है मेरे आफ्टर 25 या 20 ईयर्स के, तो वो अचीव हो जाएंगे? और उसमें मुझे अभी 10,000 की एसआईपी और इंक्रीज करनी है, तो जो फंड उन्होंने बताया है डायरेक्टली उसमें 5 में इंक्रीज कर दूं, या फिर उसमें भी मैं 2,000 में डिवाइड करूं? श्वेता जी, तो जी कविता जी, आज आप 31,000 निवेश कर रहे हैं एसआईपी के तौर पे। आप उसे 41,000 पे ले जाएं। आप इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो एज अ बास्केट, जैसे मैं बोल रही थी थोड़ी देर पहले, आपको लार्ज, मिड, स्मॉल सभी का फायदा मिल जाएगा। आपके गोल 41,000 की एसआईपी पे आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट गोविंद। आगे बढ़ते हैं श्वेता, और अगला सवाल यूट्यूब से हमारे दर्शक का मैं लूँगी, और महेश है इनका नाम, और इन्हें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है। टाटा स्मॉल कैप, कॉर्न स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी है इनके पोर्टफोलियो में, और इनका एनआरआई ऑब्जेक्टिव भी है इन्वेस्टमेंट का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है, एसबीआई कॉन्ट्रा भी है, और 5 करोड़ 15 साल में अर्ली रिटायरमेंट का इनका एक लक्ष्य है। रियल एस्टेट में मंथली इनकम, रेंटल इनकम और बाकी कैश डिपॉजिट्स की भी डिटेल्स इन्होंने दी है। फंड का सिलेक्शन आपके पास है। बताइए श्वेता, कैसे आप इनकी सहायता कर पाएंगी? जी, तो रिटायरमेंट का गोल है। सबसे पहले मैं यहाँ कहूंगी कि जैसे हम हर किसी से कहते हैं, रिटायरमेंट पे भी आप एक नंबर का जो आपका गोल होता है वो जरूर बना ले कि आपका आज का जो हर महीने का खर्चा है, उसे अगर आप एनालाइज करते हैं और इन्फ्लेशन जोड़ लें 8% के आसपास की, तो फिर आप रिटायरमेंट चाहे 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, आपको कितना एक मूल्य जोड़ना होगा, ये नंबर आप सबसे पहले मैथ कर लें। वो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आपको कितनी एसआईपी करनी चाहिए। आते हैं आपके फंड्स पे। तो कुछ फंड्स जो मैं आपको कहूंगी आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ एसआईपी बंद करने के लिए। आपने 361 का फोकस इक्विटी फंड है, फ्रैंकलिन का एक फंड था आपका, फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड। तो ये कुछ फंड हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा एचडीएफसी का जो एक मिड कैप है और मोतीलाल का मिड कैप फंड, इसमें से आप एसआईपी बंद कर सकते हैं। जो एसआईपी आप चालू कर सकते हैं इनके जगह पे, आप कोटक का एक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसे एसआईपी चालू कर दें। कॉन्ट की स्मॉल कैप फंड है आपके पास, वो अच्छी फंड है, उसे आप कंटिन्यू करें। एचडीएफसी मिड कैप की जगह आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में चले जाएं, तो ये अच्छा होगा। फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप की जगह आप फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड में चले जाएं। तो ये कुछ मेरी सुझाव होगी आपके लिए चेंजेस करने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, और शिंदे साहब का सवाल मैं लूँगी। श्वेता,
और इन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और ये जानना चाहते हैं कि कौन से उनके लिए सही रहेंगे। टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, 1000 रुपये ये निवेश करना चाहते हैं 10 साल के लिए। और ये सवाल भी दरअसल हमारा यूट्यूब के ज़रिए ही है जो हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का दरअसल जो यूट्यूब पे हमें लगातार देख रहे हैं और अपने सवाल भी भेज रहे हैं। और श्वेता, हर तरह के निवेशक हैं देखिए जो अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ बना चुके हैं, या कुछ ऐसे भी हैं शिंदे साहब के जैसे जो अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहते हैं और उसमें भी म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल का सहारा लेना चाहते हैं। तो अब बताइए कि सबसे पहले तो ये म्यूचुअल फंड्स को क्यों चुने, ठीक है, एक तो इस सवाल का जवाब। और दूसरा, अगर ये चुन चुके हैं तो महज 1000 रुपए से, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि निवेश करने के लिए बहुत बड़ी रकम का इंतजार करना चाहिए, जब वो रकम इकट्ठा हो जाए तभी बाजार में डालने होते हैं। लेकिन शिंदे साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद 500 रुपये और 1000 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, है ना। तो महज 1000 रुपये से ही आप भले ही शुरुआत करें, कितना कमा पाएंगे, कैसे कमा पाएंगे, तो एक नए निवेशक के लिहाज से तमाम जानकारियां दे दें श्वेता। जी बिल्कुल कविता जी। शिंदे जी, सबसे पहले तो आपने बहुत ही सही प्रोडक्ट चुना है म्यूचुअल फंड्स अपने निवेश के लिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का फायदा एक ये हो जाता है कि आपको फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टीज है वो मिल जाती है, और एक नहीं, आप 3-4 फंड में भी अगर शुरुआत करें तो 3-4 एक्सपर्ट आपके लिए काम कर रहे हैं एक तरह से, और तो वो एक फायदा है। दूसरा फायदा, अगर हम हिस्टोरिकली ट्रैक रिकॉर्ड देखें म्यूचुअल फंड का, तो हम इसे कहते हैं अल्फा या आउट परफॉर्मेंस। तो जो इक्विटी मार्केट आपको देता है, जो आप निफ्टी में देखेंगे इंडेक्स की जो रिटर्न होती है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स उससे 2-3% ज्यादा का ही रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं फंड मैनेजर की एक्टिव मैनेजमेंट के वजह से जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बनी या अल्फा बनी। तो ये हमने देखा है लंबे समय में म्यूचुअल फंड्स आपको दे सकते हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे एक्टिवली पोर्टफोलियो चेंज कर रहा है। तो कभी वो लार्ज कैप में निवेश करेंगे, कब मिड कैप में, कब स्मॉल कैप में। तो जैसे जैसे मार्केट में जो उतार चढ़ाव, जो चेंजेस होते हैं, वो उनका फायदा उठाते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड एक तरह से जो शुरुआत कर रहे हैं या जो उतना समय नहीं निकाल पाते खुद मार्केट स्टडी करने के लिए, कंपनी स्टडी करने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रूट होता है टू पार्टिसिपेट इन इक्विटी और फायदा उठाने के लिए। लंबे समय का, जैसे मैंने कहा, आप जो भी मार्केट का रिटर्न है उससे 2 से 3% तो ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो म्यूचुअल फंड्स से। दूसरी बात, जैसे कविता जी बोल रही थी, 1000 छोटा अमाउंट नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह से अगर आप देखें तो आप शुरुआत कर लें 1000 रुपए से, लेकिन आप इसको ग्रो कर रहे हैं 12 से 14% पे, तो 10 साल बाद ये 1000 भी आपको लाखों की एक मूल्य दे देगा। इसका इतना पोटेंशियल होता है। तो जी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। कुछ फंड मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी, बिकॉज आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको हर कैटेगरी का एक बेनिफिट मिलना चाहिए। तो एक फंड जो हो गया फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड, ये लार्ज कैप फंड है। कोटक का इमर्जिंग फंड, ये एक मिड कैप फंड है। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, ये हर तरह की कंपनियों में हर साइज की कंपनी में निवेश कर सकता है, तो इसका आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। और इन्वेस्को का एक स्मॉल कैप फंड, ये फंड है जो आप इनसे शुरुआत करें, ये अच्छे फंड है। और लगातार करते रहें, बीच में एसआईपी नहीं छोड़ना, उसे जारी रखना। और राइट, चलिए, तो यहाँ पर शिंदे जी को काफ़ी विस्तार से जानकारी दे दी है। झटपट मेरे ख्याल से एक और सवाल ले लेते हैं हमारे यूट्यूब के दर्शक का। श्वेता, अखिलेश सिंह, और 32 साल की इनकी उम्र है। 12-15 साल के लिए इनको इन्वेस्ट करना है और अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। एक्सिस ब्लू चिप है इनके पास, मिराई का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप डिजिटल फंड, डीएसपी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक, एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल फंड, वैल्यू डिस्कवरी आईसीआईसीआई का। इनमें से कौन कौन से फंड सही हैं, किन किन में से ये निकल सकते हैं, ये इनका सवाल है।
अखिलेश जी, मैं देख रही थी आपके फंड्स, आई थिंक आप 17,000 के आसपास हर महीने निवेश कर रहे हैं। ये करीबन अगर आप 15 साल तक इसे कंटिन्यू करेंगे तो आप करीबन 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। इसे अगर आप 10% हर साल बढ़ा सकते हैं तो यही वैल्यू आपको यू नो क्लोज टू 2 करोड़ के आसपास ले जाएगी। तो अगर हो सके हर साल अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें। अब आते हैं आपके फंड्स पे। तो कुछ फंड्स जो आपको एग्जिट करने चाहिए मैंने नोट डाउन किए थे। मोतीलाल का नैस्डैक फंड, ये आप इस पे एसआईपी रोक सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इसे आप रोक सकते हैं। जो फंड्स 100% इंडिया में निवेश करते हैं वो फंड्स बेहतरीन होंगे आपके लिए इस समय को देखते हुए। तो ये 2 फंड तो आप डेफिनेटली एग्जिट करें। इसके अलावा एसबीआई का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये एक सेक्टर फंड है। ये बैंकिंग सेक्टर में ही निवेश करेगा, लेकिन हर साल बैंकिंग ही अच्छा करे ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी आपका आईटी अच्छा करेगा, कभी फार्मा अच्छा करेगा। तो डाइवर्सिफाइड फंड्स जो हर सेक्टर में निवेश करता है वो हमें कंसिडर करना चाहिए। इसीलिए एसबीआई की भी आप एसआईपी रोक दें। और उसी तरह से टाटा डिजिटल जो सिर्फ आईटी सेक्टर में निवेश करता है वो फंड आप रोक दें। इन फंड्स को अगर आप एसआईपी रोक रहे हैं तो आप कहाँ निवेश कर सकते हैं, इसके जगह पे मैं आपको सलाह दूंगी। आप एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप फंड, एसबीआई का आप बैंकिंग से निकल के एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है वो आप कंसिडर कर सकते हैं अपने निवेश के लिए। बाकी जो आपके फंड्स हैं वो अच्छे हैं। मिरेका इमर्जिंग फंड, आईक्रू वैल्यू डिस्कवरी, डीएसपी मिड कैप, वो फंड्स ठीक कर रहे हैं। तो अब वहां आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी एसआईपी। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की है। श्वेता, धन्यवाद, समय निकाला आपने इस आज की पूरी चर्चा के लिए। इसी के साथ हम छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले आपको छोड़े जा रही हूं हमारे एक व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। यूट्यूब पर शो देखिए लाइव और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, भले ही वो किसी भी तरह के इन्फ्लुएंसर हो, हेल्थ इन्फ्लुएंसर हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हो, मेकअप इन्फ्लुएंसर हो या फिर इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, कैसे इनसे आपको सावधान रहना है। कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो आपके लिए एक बतौर सोशल मीडिया कंज्यूमर जानना ज़रूरी है। इस पर विस्तार से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।